इन दिनों बाजार में आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बाहर आई हुई है। आप नाम लीजिए, फूड डिलीवरी से लेकर के रेस्टोरेंट, केमिकल, सीमेंट, तमाम कंपनियां जो हैं आईपीओ के जरिए स्टॉक बाजार में अपना खाता खोल रही हैं। और ये तो महज शुरुआत है। अभी 2021 में अभी एक बड़े सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के साथ साथ निजी कुछ इंश्योरेंस फिनटेक की कंपनियां, कुछ नामी फिनटेक जो है, मेकअप की कंपनी, उनके भी आईपीओ आने वाले हैं। तो इन सब के बीच में एक निवेशक को क्या करना है, इस आईपीओ की बारिश में आप क्या करें, ये सवाल उठता है। और आज आपको इस पर एडवाइस देने के लिए मैं एक योगी को लेकर आई हूँ। नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं हम करने वाले कि आपको किस आईपीओ में पैसा लगाना है, किसको नहीं। आज मेरे साथ है बहुत ही खास मेहमान, एसेट योगी यूट्यूब चैनल के फाउंडर मुकुल मलिक। और मुकुल की जो बातें हैं वो आपको बहुत ज्यादा गाइड करती है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो मुझे लगा कि आईपीओ में हमें गाइडेंस चाहिए, तो फिर मुकुल से बेटर नाम और कोई हो ही नहीं सकता है। तो 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मुकुल की एक बड़ी सब्सक्राइबर की फैमिली है, और जो उनको सुनते हैं और जो उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है वो भी सुनते हैं। तो थैंक यू सो मच मुकुल, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। आप जिस तरह से अपनी बात प्रेजेंट करते हैं ना, उसमें बड़ा एक भरोसा जगता है। लगता है कि ये आदमी उसी भाषा में बात कर रहा है जिसमें मैं बात करता हूँ अपने दोस्तों से। तो ये जो भरोसे का सफर रहा, ये आपकी जर्नी की शुरुआत में थोड़ा सा समझना चाहूंगी। और ये जो आप पर भरोसा लोग दिखाते हैं, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? मुझे लगता है आप जिस तरह से बात करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जैसे मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। हाँ, धन्यवाद प्रियंका। पहली बात तो मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, और शायद मेरी राय इम्पोर्टेंट लगती है कुछ लोगों को, तो मैं शेयर करना चाहूँगा डेफिनेटली। जो आप चीज़ कह रही हैं कि हाँ, मेरी आवाज़ या मे बी उसका कहने का ढंग शायद दोस्तों वाला लगता है, बट मेरे को और कोई तरीका आता नहीं है बात करने का। तो जैसे मैं बात करता हूँ जनरली, तो मैं वैसे ही बात करता हूँ। अगर ये लोगों को पसंद आता है तो अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से शायद लोग रिलेट कर पाते हैं। तो जो मैंने Absolutely. शुरुआत में खुद गलतियां करी, और अक्सर लोग अपने अर्ली 20s में गलतियां कर रहे होते हैं, लेट 20s में कर रहे होते हैं, अर्ली 30s में। जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा, बस मैं तो वही शेयर कर रहा था, और आई थिंक लोगों को उसके अंदर कुछ वैल्यू दिखी, और आई थिंक रिलेटेबिलिटी दिखी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि लोगों के साथ स्ट्राइक करी है। अच्छा मुकुल, कब शुरुआत हुई आपके इस यूट्यूब चैनल की, और क्यों आपने सोचा कि इसको शुरू किया जाए? हाँ, इनफैक्ट ये मैं पहले भी एक दो बार जिक्र कर चुका हूँ कुछ वीडियोस में। मेरे कुछ लीगल केसेस चल रहे थे, ठीक है। तो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे थे, वहाँ पे रियल एस्टेट में लीगल केसेस चल रहे थे। कुछ मैंने गलतियाँ भी करी थी, स्टॉक मार्केट में भी गलतियाँ करी थी, जहाँ पे कुछ लॉस भी उठाया था। इनिशियली हर इन्वेस्टर की आई थिंक जर्नी वैसे ही रहती है, कुछ गलतियाँ करते हैं हम लोग, फिर उनसे सीखते हैं। तो वही चीज़ें मैंने शेयर करना शुरू करा इनिशियली। वहीं पे लोगों का कनेक्शन भी आया। जब मैंने वो गलतियां सुधारी, तो अब प्रॉब्लम के साथ मेरे पास कुछ सोल्यूशन भी था लोगों को देने के लिए। तो जब वो गलतियां सुधरी लोगों के लिए, वो शायद सोल्यूशन उनके भी काम आने लगे, तो लोगों को वो वीडियोस पसंद आने लगे, लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू किया और शायद शेयर करना शुरू किया वीडियो। तो आई थिंक वो ज़्यादातर जो भी कोई कंटेंट क्रिएटर होता है उसके साथ आई थिंक जर्नी ऐसी ही रहती है। वो अपनी सीख ही बेसिकली शेयर कर रहा होता है लोगों के साथ। ठीक है, तो अपना अनुभव और उससे आपने जो सीखा, आपको लगा दूसरा कोई ऐसी गलती नहीं करे। बहुत बढ़िया। तो अब मुकुल, मैं जानना चाहूंगी कि आईपीओ की जो है झड़ी लग गई है। मतलब जैसे आईपीओ और आईपीएल में एक ही शब्द का डिफरेंस है। आईपीएल का मैच जो है एकदम क्विक गेम क्विक मनी, आईपीओ भी अब ऐसे ही जी। लग रहा है, क्विक गेम क्विक मनी कमाने का, लिस्टिंग गेन तुरंत मिलेगा, हम तो माला माल हो जाएंगे, क्विक मनी बनाने का यही एक अवसर है। आपको क्या लगता है कि दिन में 3-3 आईपीओ, मतलब मैं तो ऐसा मैंने नहीं देखा। नहीं, मैं आपकी बात से वैसे सहमत हूँ कि देखिए, ये ना मार्केट ऐसे ही चलती है। ये ऐसा नहीं है कि ये आज ऐसी चल रही है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो हमें हिस्ट्री में ना अपने ज़्यादातर आंसर्स मिल जाते हैं। जब बहुत सारे आईपीओज आ रहे थे यूएसए में, आपको ध्यान होगा 98 99 में, .com बबल चल रहा था। कोई भी अपनी वेबसाइट लॉन्च करता था, उसके बाद अपना मार्केट से पैसा उठाता था। तो आई थिंक वही एक दोबारा से दोहराया जा रहा है। आई थिंक जब मार्केट्स अच्छी चल रही होती हैं, तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि ये शायद बेस्ट समय है मार्केट से पैसा उठाने का। और जब वैल्यूएशन भी उसको कोई जितनी वो मांग रहे हैं, लोग देने के लिए तैयार हैं,
तो कंपनी क्यों नहीं लेगी? तो मैं ये समझता हूँ ये मार्केट है, मार्केट अपने आप ही डिसाइड करती है कि आज क्या होगा मार्केट के अंदर। अगर आज सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा है, इसी वजह से प्राइस भी ज्यादा है। तो हर चीज डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। सो अब लोग लेने के लिए तैयार हैं तो लोग देने के लिए भी तैयार हैं, तो लोग डिमांड कर रहे हैं बहुत सारे आईपीओ, सो कंपनियां भी बहुत सारे आईपीओ लेके आ रही हैं। तो एक इन्वेस्टर को आप अभी क्या सलाह देंगे? क्योंकि भाई मैं अगर एक कंपनी हूँ, मुझे दिख रहा है कि बाजार भाग रहा है, तो मैं तो लाऊंगी ना, अपना सामान बेचने के लिए लाऊंगी, और खरीदार भी है। पर जो खरीदार है वो अपनी मेहनत के पैसे उसमें जब लगाएगा, आप उनको क्या सलाह दे जी रहे हैं? देखिए, मैं आईपीओस में बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करता हूँ। पहला तो जब भी मेरे को लगता है कि बहुत कन्विंसिंग लगता है कोई आईपीओ, तो मैं डेफिनेटली उसके अंदर पैसा डाल देता हूँ। उसके देखिए 2-3 कारण हैं। पहला तो कि मैं आईपीओ में आखिर कितना पैसा बना लूंगा। एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 15,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, मतलब एक लॉट से ज़्यादा मिलता नहीं है किसी को भी, है ना, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम है। क्योंकि इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, हम सारे आईपीओस में देख रहे हैं कि मल्टीपल लॉट्स तो किसी को मिलते नहीं है। तो अब एक 15,000 रुपए में मैं कितने पैसे कमा लूंगा? अगर वो 50% भी प्रीमियम उसने मेरे को दे दिया, तो मैंने इतनी मेहनत करी, तो मैं सिर्फ 7,500 रुपए शायद कमा पाऊंगा। प्रोबेबिलिटी है मेरे को 1% वो आईपीओ मिलने की शायद, है ना। तो एक डिसीजन मेकिंग में रूल होता है कि आप जो भी पैसा कमाने की आपकी प्रोबेबिलिटी है उसको आप उस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7,500 इंटू मेरा 1% है इंटू 0.01, तो वैसे ही मैं खाली एक तरीके से 75 रुपए के लिए वो लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैं क्यों ऐसी लड़ाई लड़ूं, है ना। पहला तो कारण है ये। दूसरा कारण ये है कि जब भी कोई आईपीओ आता है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ही होता है। आप देखिए, कोई भी कंपनी जब भी एक आईपीओ लेके आ रही है, वो चाहेगी कि मैं जितना मैक्सिमम मार्केट से पैसा उठा सकता हूं, या जितना मैक्सिमम मेरे को वैल्यूएशन लोग देने के लिए तैयार हैं, मैं उतनी वैल्यूएशन लेके आऊं। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं यहाँ पे। जैसे कि अभी हमने जोमेटो का केस देखा। जोमेटो की अभी जो वैल्यूएशन इन्होंने लगाई है, जो आईपीओ में लगाई है, उससे ऑलमोस्ट 20-30% कम वैल्यूएशन थी जब इन्होंने अभी आईपीओ प्लान करा था। उससे पहले इन्होंने रिवाइज करी थी वो वैल्यूएशन, है ना। तो उनको लगा कि भाई मार्केट में अगर हमें ज्यादा वैल्यूएशन मिलने के लिए तैयार है, लोग देने के लिए तैयार हैं, तो हम क्यों ना लें। सो ये दोनों तीनों चीजें ही हैं। और साथ में एक और चीज भी हमें एज अ इन्वेस्टर समझने की जरूरत है कि जो हमारा समय लग रहा है, क्या हम वो समय लगाने के लिए तैयार हैं। अब हर कोई मेरे ख्याल से 2-3 वीडियोस तो देखता ही है, 4 वीडियोस देखता है मे बी आईपीओ के लिए, है ना। एक आईपीओ के वीडियो के लिए अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी तक ऑलरेडी 25-30 वीडियोस आ चुके हैं, तो क्या आपका वो समय, मतलब उसका एक अच्छा यूज है वो आईपीओ के लिए ही एनालिसिस में, जहां पे प्रोबेबिलिटी इतनी कम है। तो मे बी अगर आप इतना समय शायद फंडामेंटल एनालिसिस में लगाएंगे, अगर आप एक स्टॉक को स्टडी करेंगे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी और भी बहुत सारी पड़ी है। कोई एक आईपीओ ही अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा कमाने की। इसीलिए शायद मुकुल, आपके भी चैनल में मैं देख रही थी, तो आईपीओ पे आपने 2 ही वीडियो बनाए। एक आपने बनाया आईपीओ की एबीसीडी, और दूसरा आपने ग्रे मार्केट वाला समझाया है। आपने अपने समय को और बेहतर वीडियोस बनाने में लगाया है। तो आप जी क्या कह रहे जी हैं, इन्वेस्टर को कह रहे सब सारे आईपीओ से दूर रहें क्या? मतलब कि आईपीओ अगर आ रहा है, आप बिल्कुल जो है उनसे एकदम ज़ेन मोड में रहे, आ रहा है आने दीजिए, आपको नहीं निवेश करना है, या फिर कुछ हम्म आईपीओ को देख हम्म सकते हैं इन्वेस्टर? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप आईपीओ में बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप आईपीओ में बहुत ज़्यादा अपना टाइम मत खर्च कीजिए, ठीक है। अगर आप इतना ज़्यादा अपना समय लगा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इतना ज़्यादा वर्थ है उसके लिए। अगर आपको लगता है कि भाई एक अच्छी कंपनी है और मार्केट में उसके बारे में एक अच्छी राय चल रही है, हाइप चल रही है, आपने थोड़ा सा कहीं छोटा मोटा आर्टिकल पढ़ा, आपको लगा कि भाई ये ठीक ठाक शायद पैसा दे देगी, आपने शायद उस कंपनी के बारे में पहले पढ़ा हुआ था, आप उसको जानते थे, आपको लग रहा है कि इसमें एक अच्छी हाइप बनी हुई है, कुछ लिस्टिंग गेन्स मिल जाएंगे, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो आपके लिए पैसा बनाने का एक छोटा सा जरिया हो सकता है, जिसमें आप अपना बहुत ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से वो ज्यादा सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे आईपीओज हैं जो लिस्ट होने के बाद उनका स्टॉक प्राइस नीचे जाता गया, है ना। तो फंडामेंटल के हिसाब से अगर कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो वो उस टाइम पे सेंस नहीं बनता है। आईपीओ में बहुत लोग सोचते हैं कि भाई आईपीओ आ रहा है, सबसे कम शेयर प्राइस होगा और फ्यूचर में तो वो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि मेरे को वो कंपनी अच्छी लगती है। लेकिन आईपीओ में मैंने पिछले 1 साल में बहुत सारे आईपीओ को एनालाइज किया है। मुझे मेरे एनालिसिस से ऐसा लगता है कि ज्यादातर आईपीओ ओवर वैल्यूड थे।
ओके। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी के पास 2 लाख रुपए हैं, यानी कि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो अगर आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना चाहता है, तो आपको लगता है क्योंकि रिटेल सब्सक्रिप्शन में चांसेस तो बहुत कम होते हैं, तो क्या उसे एचएनआई हम्म कैटेगरी से अप्लाई करके अपने चांसेस बढ़ाने चाहिए? क्या आपको लगता है ये सही रहता है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने सोच ही लिया है कि भाई मेरे को ये आईपीओ पसंद आ रहा है, अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है तो उसके बाद आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो उसके हिसाब से आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी। अगर आपको लगता है आप इसमें ज़्यादा अमाउंट डालना चाहते हैं और एचएनआई कैटेगरी में आपको लग रहा है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है, आपको अलॉट होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, तो आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एचएनआई कैटेगरी से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाई नॉट। बट द होल पॉइंट इज दैट हमें स्टार्टिंग में कन्विक्शन होना चाहिए कि ये अगर मैं आईपीओ में पैसा डाल रहा हूं तो मैं बिलीव करता हूं कि यहाँ पे एटलीस्ट मुझे लिस्टिंग गेन्स तो मिल ही जाएंगे। सो आपको लगता है लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ में लोग अप्लाई करें या फिर लंबे समय के लिए रुकने के लिए भी करें? मतलब एक लॉन्ग कॉल भी ले सकते हैं क्या कि मुझे ये कंपनी पसंद है, मुझे लग रहा है आगे जाकर कुछ कंपनियों ने पिछले साल ऐसा हुआ है कि उन्होंने जब वो लिस्ट हुए तो बहुत नीचे के लेवल्स पे लिस्ट हुए और आज बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आपको लगता है कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं तो केवल लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लंबे समय के लिहाज से भी लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए? लंबे समय के लिए हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो। व्हाई जस्ट आईपीओ? कोई ज़रूरी नहीं है कि आईपीओ में ही हमें कोई फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी मिलेगी, नंबर 1। बट यस, अगर हमें फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी कोई लग रही है, मान लीजिए कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई आज की डेट में भले ही थोड़ी सी वैल्यूएशन ये लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, प्रीमियम है थोड़ा, लेकिन अगर उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो अगर हर साल मान लीजिए 40-50% का अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है, और ऐसी भी कंपनीज हमने देखी है एनालिसिस में, तो डेफिनेटली उसका आने वाला प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। मे बी फ्यूचर में उसको मान लीजिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं, तो ये सारे अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उसके ऑलरेडी दिख रहे हैं, कुछ सर्टेनिटी अगर हमें दिख रही है, तो हम बेशक यहाँ पे आईपीओ के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बट हमें ये तो थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि हाँ, अगर हम थोड़ा सा वहाँ पे प्रीमियम दे रहे हैं तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट इज एज गुड एज एनी अदर स्टॉक। व्हाई जस्ट आईपीओ? ओके। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम ये काफी टॉक्ड अबाउट रहते हैं, जब भी कोई आईपीओ आता है उसके पहले ही आ जाता है, और आपने इस पर बहुत शानदार वीडियो भी बनाया है। आई वुड लाइक कि आप लोग डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज जाइए और मुकुल जी का वीडियो देखिए एसेट योगी यूट्यूब में। लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो मनी 9 के व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको आप क्या समझाना चाहेंगे? क्या उसके बिना पर आपको अपना डिसीजन बदलना चाहिए, लेना चाहिए, या उसको इग्नोर कर दें? नहीं, ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम इग्नोर नहीं कर सकते, नंबर 1। ग्रे मार्केट प्रीमियम, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम का कोई एक लेजिटिमेट सोर्स नहीं है कि वो ग्रे मार्केट प्रीमियम आखिर आ कहाँ से रहा है। ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसा हमें मतलब ही इसमें समझ में आता है, ग्रे एरिया है इसमें, है ना। तो ऑब्वियसली ये सब डीलिंग्स हो रही हैं, ये मार्केट से यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से हट के हो रही हैं, ना ही इस पर कोई सेबी का रेगुलेशन है। तो जो लोग भी डील कर रहे हैं वो किसी भी वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ रिलायबल इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाती है, हालांकि मेरे को आज तक कोई रिलायबल सोर्स नहीं मिला है किसी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम का, तो हमने किसी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे किसी भी आईपीओ में कभी बात भी नहीं करी है। जब तक कोई रिलायबल सोर्स ना मिले तो हम कोशिश करते हैं हम ऐसी बात ना करें। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी सोर्स से आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो वो एक मार्केट इंडिकेटर डेफिनेटली होता है। क्योंकि आप देखिए, जब ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम देने के लिए कोई तैयार क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये हाई चांसेस हैं इसके लिस्टिंग के। तो वो एक तरीके से आपकी जो मार्केट है वो पहले से ही बन रही है, यानी कि लिस्ट होने से पहले ही वो आईपीओ कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो जो भी वो प्राइस लग रहा होता है, तो मार्केट में जैसे ही लिस्ट होने वाला होता है शेयर, तो लोग ये वहां पे संभावनाएं लगा रहे होते हैं कि ये जितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उतना ही प्रीमियम ऑलमोस्ट लिस्टिंग पे मिल जाएगा। तो लिस्टिंग गेन्स की लोग संभावना लगा रहे होते हैं। तो अगर रिलायबल आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम डेफिनेटली एक इंडिकेटर का काम करता है।
ओके, एक इंडिकेटर है जिसको आप देख हुँ, सकते हैं। ओके, जी, तो अब फाइनल डिसीजन लेने के पहले मुकुल मैं चाहूंगी कि आपके डूज एंड डोंट्स, क्योंकि आपने मुझे कई जी, बातें समझा दी और जैसे मुझे ये समझ में तो आ गया कि मतलब हुँ, आईपीओ वैसे भी मुझे, मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, हम जाते थे ना बचपन में, अब तो वैसे मेले नहीं लगते हैं कोविड हुँ, के दौरान, जहाँ वो रिंग्स जी, फेंकते थे और सामने एक चॉकलेट या टेडी बेयर होता था, उसमें जी, जाके गिरता था। मेरा लक तो कभी भी अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैं तो तो वो लक एक बहुत अच्छा होना चाहिए और तभी आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है। तो अगर मैं कहूँ कि एसेट योगी की तरफ से हुँ। क्या आप फाइनल रैप अप करना चाहेंगे, अगर मैं आईपीओ के इस सेशन का, कि क्या करे क्या ना करे, लगाए पैसा ना लगाए, फाइनल आंसर क्या है? अगर वो आपके टाइम का वर्थ है, आप जितना भी समय उसमें एनालिसिस में लगा रहे हैं, तो आप डेफ़िनेटली आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं क्योंकि आज की डेट में हमने देखा है कि भई मार्केट तो टेक्निकल के हिसाब से ही चल रही है। अगर सब कोई को पैसा मिल रहा है, लिस्टिंग गेन्स मिल रहे हैं, तो आप भी उस बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं। देखिए, वो एक कहावत है कि ऑल शिप्स राइज़ विद द राइजिंग टाइड। अगर टाइड ऊपर चल रहा है, तो डेफ़िनेटली लिस्टिंग गेन्स लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें पता होना चाहिए कि हमारा थोड़ा रिस्क भी है कि ये टाइड कब उल्टा हो जाएगा, कभी हाई टाइड से लो टाइड की तरफ चला जाएगा, उसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। और जितना हम समय लगा रहे हैं, उतना मतलब हमें कम से कम समय में अगर लिस्टिंग गेन्स मिल जाते हैं, तो बस आई थिंक आईपीओ का इससे ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। बाकी फंडामेंटल रिसर्च आपने जो करनी है, वो किसी भी स्टॉक के लिए उतनी ही करनी है, जितनी किसी कंपनी के लिए आईपीओ के अंदर करनी है। तो अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी कोई ढूंढ रहे हैं और वो आईपीओ वाली कंपनी है, तो उसके अंदर फिर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत है। आप उसको प्रॉपर्ली एनालाइज़ कीजिए और वो एनालिसिस आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। अगर उसका स्टॉक प्राइस नीचे आता है फ्यूचर में, आपको वैल्यूएशन ठीक मिलते हैं, तो उस टाइम पे आपको वो एनालिसिस काम आएगा, उस टाइम पे आप डेफिनिटली उसको खरीद पाएँगे। ठीक है, यानी बस एक नया प्रोडक्ट बाजार में है, इसके लिए आप मत खरीदिए। ठीक है मुकुल, ये मैं सही रैप अप कर रही हूँ? आप यही कह रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज़ एक प्रोडक्ट दिख रहा है इसलिए खरीद हुँ। लिया? ये नहीं करना है जी, हमें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी तो देखिए प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते रहते हैं मार्केट में। मेरे ख़्याल से जब तक हम बहुत ज़्यादा कन्विंस ना हो जाएँ किसी प्रोडक्ट में, किसी के पीछे एकदम से ब्लाइंड रेस में तो नहीं भागना चाहिए। ओके, तो जब तक आप पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हो, तब तक आईपीओ की इस रेस में भागते हुए आपको कहीं पर भी निवेश नहीं करना है। ये है मुकुल वाणी, मैं कहूँगी। और मुकुल, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहिए, क्योंकि बहुत मदद मिलती है जो एक निवेशक नया है उसको आपके वीडियो से। थैंक यू सो मच कि आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला मुकुल। नहीं, मेरा भी इनफैक्ट मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके और जितना ज़्यादा ऑडियंस तक बात पहुँच सके, आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी पहुँच सके, मेरे ख़्याल से यही मेरे ख़्याल से सभी का मोटिव है और आई थिंक मनी 9 का भी यहाँ पे मोटिव मेरे ख़्याल से वही है। थैंक यू मुकुल, आपने वक्त निकाला। तो एसेट योगी यूट्यूब चैनल से मुकुल मलिक थे हमारे साथ, बताते हुए कि आईपीओ के इस भरमार में आपको क्या करना है, आप कैसे सही डिसीजन लें। तो मनी 9 के इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, आपके काम आएगी ये बातचीत या नहीं, और आप किन टॉपिक्स पर हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। क्योंकि मनी 9 इसीलिए है ताकि आप निवेश और पैसे से जुड़ी कोई भी गलती ना करें।